Hello students, welcome to my YouTube channel Amit Sahu Physics. Today I will start topic related to electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक छोटा सा पार्ट है जिसके बारे में अपने को पढ़ना है. उसमें सबसे पहला पॉइंट है टॉर्क निकालना डेट इज़ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सेकेंड निकालना है वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इतना क्लियर है. थर्ड अपने को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ में आ गया. तीन चीज़ अपने कैलकुलेट करना है, टॉर्क, वर्क डन और थर्ड कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी. किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जब उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं. इतना क्लियर हुआ. तो अपने को स्टडी इसी तरीके से करनी है. आज मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ उसके न्यूमेरिकल को भी साथ में क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा. इतना क्लियर है. क्योंकि अपने को अगर अच्छा नंबर गेन करना है बोर्ड एग्जाम में, तो उसके लिए अपने को थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल को भी लेके चलना पड़ेगा. तभी आप बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं. इतना क्लियर हुआ. हमारा फर्स्ट टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. तो चलिए देखिए, सबसे पहले अपन एक डाइपोल लेंगे. डाइपोल मेड ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज. इतना क्लियर हुआ. डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द चार्ज इज 2L. इतना क्लियर है. ठीक है. अब इस डाइपोल को अपन कहाँ पे रखे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं. तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखेंगे तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. क्योंकि चार्जेस पे क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स लगता है. अपन पढ़ चुके हैं. तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है. तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा. इतना क्लियर हुआ. तो डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, मान लो थीटा है. एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा. इतना क्लियर हो गया. अब देखिए, यहाँ पे प्लस क्यू के कारण भी फोर्स लगेगा और माइनस क्यू के कारण भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. इतना क्लियर है. तो प्लस क्यू के कारण कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में. तो यहाँ पे लिखते हैं F इज इक्वल टू क्यू ई. ये प्लस क्यू के डायरेक्शन में, प्लस क्यू पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है. कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में. अगर प्लस क्यू के कारण लेफ्ट टू राइट लग रहा है, तो माइनस क्यू के कारण कहाँ लगेगा, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में. दैट इज F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई. यहाँ पे प्लस माइनस मत लिखिएगा क्योंकि मैंने डायरेक्शन अपोजिट कर दिया है ऑलरेडी. ठीक है. अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं. ये वाले पॉइंट्स को मैं कहाँ से मिला देता हूँ, यहाँ पे मिला देता हूँ, यहाँ से ऐसा. ठीक है. अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. इसको अपन नाम देते हैं A, ये वाला B और ये वाला C. तो ये 3 पॉइंट बन गए, A, B एंड C. ठीक है. अब देखिए, यहाँ पे जैसे इस तरीके से है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है. तो ये कैसा रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. सेम वैसे ही अगर ये डाइपोल लगा हुआ है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो कैसा रोटेट करेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा. तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है कपलिंग फोर्स के कारण, तो कपलिंग फोर्स के कारण क्या लगता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है. क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है. और उस टॉर्क के कारण उसमें क्या आ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है. टॉर्क के कारण क्या आ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है. समझ में आ गया. क्योंकि अगर रोटेशनल मोशन अगर ये कर रहा है, रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगा. समझ में आ गया. तो कपलिंग फोर्स प्रोड्यूसेस टॉर्क. इतना क्लियर हो गया. तो यहाँ पे देखते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, बाय द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क क्या बोलता है, टॉर्क इज इक्वल टू, torque is equals to any one force into perpendicular distance between both the forces. Torque is equals to any one force into perpendicular distance between both the forces. सबसे पहले टॉर्क को किसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे टाउ से. टॉर्क को किसे डिनोट करेंगे, टाउ से. एनी वन फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच का, देखिए एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा. तो इसके कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ और यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, AC. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा. इतना क्लियर हुआ. अब यहाँ पे देखते हैं, फ्रॉम द फिगर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर क्या है, AC, और हाइपोटेनियस मतलब AB. AB की वैल्यू कितनी है, 2L. तो यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी क्या, 2L साइन थीटा.
AC की वैल्यू क्या आ गई 2L sin थीटा। इतना क्लियर है? ये ट्रिग्नोमेट्री में 10 का पढ़ा हुआ है, ये मत बोलना कि सर मेरे को नहीं पता ये, है ना, क्योंकि ये तो 10 का पढ़ा हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए। तो AC की वैल्यू क्या आ गई 2L sin थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, F की वैल्यू क्या है, कोई भी एक फोर्स ले, QE इसको ले चाहे उसको ले, तो यहाँ पे लेते हैं QE इंटू AC की वैल्यू क्या आई है 2L sin थीटा। AC की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 2L sin थीटा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए वेयर Q इंटू 2L क्या होता है P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये तो पढ़ा हुआ है ना, एकदम इजी है ये। तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा PE sin थीटा। क्या आ गया PE sin थीटा। अब यहाँ पे देखिए sin थीटा लगा हुआ है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो यहाँ पे जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन P एंड E होता है। देख लीजिए P और E के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो यहाँ पे वेक्टर टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया, वेक्टर P इंटू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो ये हो गया क्या, टॉर्क प्रोड्यूस इन अ डाइपोल। अगर किसी भी डाइपोल को अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितने अमाउंट का टॉर्क प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, दैट इज टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। अब इसमें अलग अलग कंडीशन है। फर्स्ट इन स्टेबल कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं या स्टेबल कंडीशन। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ से बोर्ड का क्वेश्चन बनता है ना, एक्सप्लेन द टॉर्क प्रोड्यूस इन द डाइपोल इन द कंडीशन ऑफ स्टेबल इन द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल। ठीक है, तो इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा की वैल्यू क्या लेके चलते हैं, 0 डिग्री लेके चलते हैं। तो जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ की वैल्यू क्या होगी बताइए यहाँ पे, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा PE sin थीटा, डेट इज साइन 0। तो टाउ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो गई स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो थीटा की वैल्यू अगर 0 हो गई, यहाँ पे टॉर्क भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू 0 मतलब P और E के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं P और E दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो P और E क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड देखते हैं, इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दिमाग के बैठा लीजिए, है ना भाई। स्टेबल मतलब 0 डिग्री, अनस्टेबल मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या आ गई, PE sin थीटा से PE sin 180। ठीक है, PE sin क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। और sin 180 की वैल्यू क्या होती है, sin 180 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे -1 होती। तो ये हो जाएगा -PE। क्या हो जाएगी, -PE हो जाएगी। तो यहाँ पे समझ में आ गया। अगर थीटा 180 डिग्री का होगा तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 180 -1 हो जाएगी, -PE। तो इससे ये समझ में आ गया दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। ये अगर ये E है हमारा, E इधर है ना हमारा लेफ्ट टू राइट में, तो P कहाँ आ जाएगा 180 डिग्री के कारण इस साइड आ जाएगा। ये हो गया हमारे P का डायरेक्शन, ये होता है एंटी पैरेलल। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए थर्ड केस अपन लेके चलते हैं। कौन सा, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री का होगा तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE sin 90। और sin 90 1 होती है, तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, PE आ जाएगी। तो इस कंडीशन में थीटा के टाउ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। थीटा अगर 90 होगी तो उस कंडीशन में टाउ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये था आपका टॉपिक टॉर्क का, कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। इतना क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डाइपोल को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो उसके कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब उस टॉर्क के कारण क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन होगा। तो उसके वर्क डन के बारे में अपने को पढ़ना है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रोटेटिंग वर्क डन, बाय द डेफिनेशन ऑफ रोटेटिंग वर्क डन, रोटेटिंग वर्क डन क्या बोलता है, रोटेटिंग वर्क डन का डेफिनेशन, रोटेटिंग वर्क डन इज इक्वल टू, रोटेटिंग वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इंटू
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये इसका क्या है डेफिनेशन हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अभी मेरे को नहीं पता वो कितने एंगल से रोटेट कर रहा है, क्या है कैसा है, तो अपन ये मान लेते हैं अगर वो इनिशियल कंडीशन θ1 से कहाँ तक घूम रहा है, θ2 तक रोटेट कर रहा है। स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है, θ1 से, और कहाँ तक रोटेट कर रहा है, θ2 एंगल तक क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है। तो अपने को θ1 से θ2 तक पूरे का तक का निकालना है। तो पूरे का एक साथ निकाल पाना पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो अपन क्या ले लेंगे कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द वर्क विल बी ऑल्सो स्मॉल। फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा द वर्क विल बी ऑल्सो स्मॉल, ऑल्सो स्मॉल। अगर मैं स्मॉल एंगल से घुमाऊंगा उसको थीटा डी थीटा एंगल से, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो इसलिए देखिए रोटेटिंग वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, डी थीटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल है तो यहाँ पे वर्क डन भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बट वी नो डैट फ्रॉम द प्रीवियस डेरिवेशन टाउ इज इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन 1, अगर 2 की वैल्यू 1 में पुट करते तो क्या हो जाएगी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये निकल गया क्या, फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द वर्क विल बी ऑल्सो स्मॉल। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं वर्क डन, किसके लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे, पूरे का निकालना है मेरे को। तो पूरे का निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन in rotating a dipole, in rotating a dipole from θ1 to θ2। तो अब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चलिए इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा। अब यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, θ1 से θ2 तक। इतना क्लियर हो गया। तो W इज इक्वल टू आ गया पी ई इंटीग्रेशन ऑफ θ1 टू θ2 साइन थीटा, और यहाँ पे एक चीज़ बच गया था, छूट गया था, सॉरी, यहाँ पे डी थीटा, वहाँ पे लिख दिया अपन साइन थीटा इंटू डी थीटा। चलिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, θ1 टू θ2। यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो W इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी ई, अपर लिमिट पुट करते हैं कॉस θ2, लोअर लिमिट कॉस θ1, सेंटर माइनस। इतना क्लियर हुआ। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो W इज इक्वल टू आ जाएगा पी ई कॉस θ1, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा कॉस θ2। तो ये होता है अगर किसी डाइपोल को अपन θ1 से θ2 के एंगल पर घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ वर्क डन W इज इक्वल टू पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब देखिए इसमें एक छोटा सा केस लेके चलते हैं, एक छोटा सा केस क्या लेके चलते हैं, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब θ1 इज इक्वल टू क्या लेके चल रहा है, 0, मतलब इनिशियल में वो कहाँ पे है, अपने ओरिजिन पे है। तो ओरिजिन पे होगा तो θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। और वो कहाँ तक रोटेट कर रहे हैं, θ2 इज इक्वल टू मान लो थीटा एंगल तक। कहाँ तक रोटेट किया, थीटा एंगल। मान लो पहले 0 डिग्री पे था, रोटेट होने के बाद कहाँ चला गया, वो थीटा एंगल पे चला गया। तो उस कंडीशन में θ1 इज इक्वल टू 0, θ2 इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ई इन ब्रैकेट कॉस θ1 कॉस 0 क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो कुछ बुक्स में ये भी फार्मूला दिया रहता है, तो आपको ये मेन फार्मूला याद रखना है। और उसके बाद अगर 0 से थीटा अगर रोटेट कर रहे हो तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये था किसी भी डाइपोल को रोटेट करने के लिए किया गया वर्क डन। इतना क्लियर हुआ। हमने क्या क्या निकाल लिया, टॉर्क निकाल लिया।
अब क्या, उसके बाद क्या निकाला मैंने अभी जस्ट, वर्क डन निकाले। अब क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे कुछ चीज़ कॉमन है, उसको मैंने मिटाया नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ रोटेटिंग वर्क डन, रोटेटिंग वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी भी कर चुके अपन, पहले ही सेम किए। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क भी कैसा होगा, स्मॉल होगा, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे पी साइन थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये कॉमन फैक्टर्स है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा चेंजेस है अपने को पोटेंशियल एनर्जी के लिए। फॉर पोटेंशियल एनर्जी दिमाग में बैठा लीजिए, इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन टू एनी एंगल थीटा। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, जैसे अपन वर्क डन निकाले थे तो क्या किए थे, थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट किए थे। लेकिन अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो उसको स्टैंडर्ड पोजीशन से किसी एंगल थीटा तक क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। ये कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन उसको रखना कहाँ पे है, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री मतलब होता है स्टैंडर्ड पोजीशन। तब जाके यहाँ पे क्या कैलकुलेट होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, डब्ल्यू पी कॉमन लेते हैं यहाँ से, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे मेरे को अगर वर्क डन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट कर दूंगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना। तो उसके लिए कहाँ से कहाँ लिमिट लेनी पड़ेगी, π/2 टू थीटा। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे ले लेंगे π/2 और अपर लिमिट ले लेंगे कोई भी एंगल थीटा तक। ठीक है, तो जब π/2 से थीटा निकालेंगे तो यहाँ पे वर्क नहीं निकलेगा, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए डब्ल्यू लिख देते हैं और यही क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा u इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, आपको पता होगा है ना, π/2 थीटा। u इज इक्वल टू यहाँ से माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस पी, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, लिमिट लगेगी π/2 टू थीटा। इतना क्लियर है। तो u इज इक्वल टू माइनस पी ई, अपर लिमिट कॉस थीटा, लोअर लिमिट कॉस π/2 दैट इज़ 90 डिग्री, बीच में माइनस लगेगा, इतना तो पता होगा है ना। u इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा। तो किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, π/2 से लेके थीटा तक उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, माइनस पी ई कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें कुछ केस है, छोटे छोटे केस है, वो अपन केस देख लेते हैं ना भाई, क्या क्या केस बोल रहा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। केस भी पूछा गया है, आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम का पेपर निकालेंगे तो उससे पूछा गया है, एक्सप्लेन द टर्म्स स्टेबल एंड इन अनस्टेबल कंडीशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो उस कंडीशन में आपको एक्सप्लेन करना है किस टर्म्स को, स्टेबल एंड अनस्टेबल को। तो इसमें देखिए सबसे पहला, फर्स्ट फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अभी तो बताया मैंने, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे u की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी ई कॉस 0। तो u की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस पी। इतना क्लियर हुआ। ठीक, चलिए अब सेकंड देखते हैं, फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एकदम सिंपल है, सो सिंपल, ऐसे ही बन जाएगा ये। फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैंने जस्ट बताया, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। तो थीटा 180 डिग्री का हो गया, मतलब u इज इक्वल टू माइनस पी, वो तो फार्मूले में है ना, ठीक ठीक ठीक, सही है सही है, कॉस 180। ठीक है, तो माइनस पी क्या हो जाएगी, कॉस 180 हो जाएगी। और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, आप बता सकते हैं, कॉस 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, कॉस 180 होता है -1। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस पी ई। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ गई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अब क्या निकालना है, थर्ड कंडीशन, फॉर स्टैंडर्ड पोजीशन, फॉर स्टैंडर्ड पोजीशन। तो स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए क्या होगा बताइए भाई, थीटा इज इक्वल टू जस्ट वहाँ पे लिखे हैं π/2 हो जाएगा, और कॉस π/2 डेट इज 0 डिग्री। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 0।
तो स्टैंडर्ड पोजीशन में एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। इसलिए जब भी अपन लिमिट लगाते हैं इसको तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, स्टैंडर्ड पोजीशन से, π/2 से, क्योंकि वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये था हमारा टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो CBSE में ये तीनों टॉपिक में से टॉर्क, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी एक टॉपिक का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आप 2018, 19, 20 का पेपर देखिए, कभी थ्योरी पूछा गया है, कभी इससे न्यूमेरिकल्स पूछा गया, मतलब ये मान के चलिए ये एक फिक्स्ड टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा या एज अ न्यूमेरिकल फॉर्म और एज अ थ्योरी फॉर्म। इतना क्लियर है। अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो टॉर्क से, वर्क डन से और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। इसमें देखिए, An electric dipole consists of two charges of plus 16 × 10⁻⁻19 कूलम एंड माइनस 16 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब जो चार्जेस की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 16 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इक्वल और अपोजिट चार्ज तो होगा ही ना, है ना भाई, एक प्लस होगा दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। तो इतना क्लियर है। तो यहाँ पे एक प्लस है, दूसरा क्या है, माइनस है। तो अपन क्यू की वैल्यू मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं 16 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3.9 × 10⁻12। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, मतलब 2L की वैल्यू 3.9 × 10⁻12 मीटर ये अपने को दी हुई है। तो यहाँ जो वैल्यू, इसमें अक्सर कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, यहाँ पे कई लोग उसको L समझ के लिख देते हैं, लेकिन L नहीं है, वो किसकी वैल्यू है, 2L की वैल्यू है। तो 2L की वैल्यू है क्योंकि सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L, पहले अपन ले चुके हैं Q × 2L। तो यहाँ 2L की वैल्यू हो जाएगी 3.9 × 10⁻12 मीटर। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम। E की वैल्यू दी हुई है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब अपने को P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और साथ ही साथ निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब U की वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। इतना क्लियर हुआ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन चेक करते हैं हमें क्या निकालना है, P की वैल्यू निकालनी है। पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो P का फार्मूला होता है Q × 2L। अब यहाँ पे देखिए Q की वैल्यू क्या दी है, 16 × 10⁻⁻19, यहाँ से ले लेंगे, इंटू 2L की वैल्यू 3.9 × 10⁻12। इतना क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, Q और 2L की वैल्यू पुट कर देंगे 3.9 × 10⁻12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.24 × 10⁻30 कूलम मीटर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 6.24 × 10⁻30 कूलम मीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलिए देखते हैं, सेकंड निकालते हैं। यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको 2L की वैल्यू, अब 3.9 × 10⁻12। ये मत सोचना कि सर L की वैल्यू दी हुई थी, वो L की नहीं है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, मतलब -Q से +Q का डिस्टेंस दिया हुआ है, जिसको अपन क्या लेके चलते हैं, 2L लेके चलते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मैंने बता दिया है, -PE cos थीटा। इतना क्लियर हुआ। अब इसे बोला स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। किसके लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है ना। तो U की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -P कितना है हमारा 6.24 × 10⁻30 इंटू E की वैल्यू 10⁵ यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, है ना, और इंटू हो जाएगा cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 10⁵ है, ये 10⁻30, तो ये हो जाएगा -6.24 × 10⁻25, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और एनर्जी इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी क्या, जूल। तो ये हो गई एनर्जी की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की। इतना क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में स्पेशली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। CBSE बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। 2 चार्जेस ±8 नैनो कूलम, चार्जेस का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दोनों सेम है। Q की वैल्यू दी हुई है 8 नैनो मतलब 10⁻⁹, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁹ कूलम। R सेपरेटेड बाय 8 सेंटीमीटर, डाइपोल के दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब 2L की वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर। मैंने पहले ही बोला है कि इसको L मत लीजिएगा, गलत हो जाएगा ना। ये किसकी वैल्यू है, 2L की वैल्यू है। 2L कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, 8 × 10⁻² मीटर। दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब E की वैल्यू दी हुई है 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये अपने को दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कैलकुलेट क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट, फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क। फर्स्ट निकालना है अपने को मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू, टाउ मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वी हैव द फार्मूला, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, PE sin थीटा।
पी ई साइन थीटा। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। मैक्सिमम टॉर्क के लिए साइन थीटा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। साइन थीटा जब 1 होगा तभी क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा। और थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे 90 डिग्री, तभी साइन थीटा कितना होगा 1 होगा। कब, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री होगी। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। टाउ इज इक्वस टू टाउ मैक्सिमम इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क के लिए साइन थीटा 1 हो गया, तो यहाँ बचेगा पी ई। ठीक है, और पी की वैल्यू होती है क्यू इंटू 2L इंटू ई हो जाएगी यहाँ से टाउ मैक्सिमम की वैल्यू। चलिए क्यू की वैल्यू क्या दी है ना भाई, पी क्या होता है डाइपोल मोमेंट, क्यू इंटू 2L होता है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू 2L की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये अपने को दी हुई है, इंटू ई की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 5 दी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 32 इंटू 10 की पावर माइनस 5। टॉर्क की यूनिट क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, न्यूटन मीटर। तो ये आ गया हमारा मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू, कितनी आई 32 इंटू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन मीटर। अब कैलकुलेट करना है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। फाइंड द वर्क डन, क्या निकालना है सेकंड में, वर्क डन निकालना। वर्क डन मतलब डब्लू की वैल्यू, डब्लू का फार्मूला लिखते हैं पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे एक चेक करते हैं कहाँ से कहाँ की कंडीशन निकालना है। तो फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए अपन देखते हैं थीटा 1 फर्स्ट वाला कितना होता है 0 डिग्री, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए अपन देखते हैं थीटा 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब स्टेबल टू अनस्टेबल डेट इज़ 0 टू 180 डिग्री। इसको याद रखना, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सेकंड पॉइंट थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टेबल एंड स्टेबल कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए, और ये वर्क डन निकालना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर हुआ, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P की वैल्यू होती है Q इंटू 2L इंटू ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इंटू 2L, Q की वैल्यू पुट करते हैं 8 इंटू 10 की पावर माइनस 9, 2L की वैल्यू क्या दी है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ई की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर 5, ये हो गया। कॉस थीटा 1 डेट इज़ 0 डिग्री, कॉस थीटा 2 डेट इज़ 180 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए कॉस 0 क्या हो गया 1 हो जाएगा, कॉस 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस दैट इज़ 1 प्लस 1 2। तो ये वैल्यू अपन अभी सॉल्व किए हैं, ये वैल्यू अपन सॉल्व किए तो कितनी आई 32 इंटू 10 की पावर माइनस 5 आई है, और इंटू कॉस 0 1 कॉस 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64 इंटू 10 की पावर माइनस 5, और ये वर्क है इसलिए किस में आएगा आंसर जूल में आएगा। तो ये था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इतना क्लियर हुआ, उम्मीद है आप लोग को आज का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। टॉर्क निकालना, वर्क डन निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, इतना क्लियर है। ठीक है, बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए अपने को प्रॉपर प्लान बनानी पड़ती है, प्लान के साथ स्टडी करनी पड़ती है। प्लान कैसे बनाना है, तो प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा नोट्स बनाना पड़ेगा। नोट्स में जो थ्योरी टॉपिक है उनके साथ साथ उसके न्यूमेरिकल को भी आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल अगर आप कंटिन्यू एक साथ स्टडी करके चलते हो, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल को लेके चलते हो, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला टॉपिक। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।